अम्लों के साथ धातु अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो जो जितनी ज्यादा क्रिया करेगा उसमें उतने ही ज्यादा लवण बनेंगे। तो ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है। और प्रबल जय हिंद जय भारत। आज जो है हम धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। हम जो धातु के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं अध्याय 3 कक्षा 10 का धातु उसका अंतर्गत हम पढ़ेंगे धातु के रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ धातु अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो देखो सामान्य तो धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर सामान्य धातु जो है अभिक्रिया अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर लवण देते हैं ना बेटा। अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर सामान्य धातु लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, धातु और तनु अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या हमेशा ही धातु अम्ल और लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या हमेशा धातु बनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए हमने एक क्रियाकलाप है जो आपकी बुक का क्रियाकलाप है, आप देखो आपकी बुक वाला ही क्रियाकलाप है, वो क्रियाकलाप देखते हैं हम। क्रियाकलाप इसमें हमने क्या करना है, हमें सोडियम और पोटेशियम धातु नहीं लेना। सोडियम और पोटेशियम धातु इसलिए नहीं लेना कि बहुत ज्यादा क्रियाशील है, ये तो ठंडे पानी में डालोगे तब भी क्रिया कर लेगी। तो हमें तो अम्ल के साथ क्रिया देखनी है, तो धमाका हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा। तो आपको सोडियम और पोटेशियम तो लेना नहीं है, बाकी की धातु लेना है। और लेने के बाद उनको क्या करना है, एक कपड़ा है, रेगमाल का कपड़ा होता है, उसे रगड़ के उसे साफ कर लो। रेगमाल का कपड़ा होता है, उसे रगड़ के उसको साफ करना होता है। क्या होता है बेटा, रेगमाल के कपड़े से इसको रगड़ कर साफ, रेगमाल के कपड़े से। ठीक है, रेगमाल के कपड़े से हमने साफ कर दिया। अब क्या करेंगे, सोडियम पोटेशियम, देखो यहाँ भी लिखा हो सोडियम पोटेशियम क्यों नहीं लेना चाहिए। सोडियम पोटेशियम नहीं लीजिए क्योंकि ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया कर लेते हैं, इसलिए सोडियम पोटेशियम नहीं लेना है। अब नमूनों को क्या करना है, हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है। कौन सा अम्ल लेना? HCl, तनु HCl। कौन सा अम्ल लेना? तनु HCl अम्ल लेना है। और प्रश्नावली में अलग अलग प्रश्नावली में तनु HCl डालना है, उसमें अलग अलग जो हमने नमूने एकत्र किए धातु के वो डालना है। हमने क्या किया, बहुत सारी टेस्ट ट्यूब ले ली, बहुत सारी प्रश्नावलियां ले ली। ये बहुत सारी प्रश्नावलियां ले लो, एक प्रश्नावली ये है, एक प्रश्नावली ये है। ठीक है, बहुत सारी प्रश्नावलियां ले लो और उन सब के अंदर क्या भर दो, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl बोलते तनु HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भर दो। भरने के बाद इन सब के अंदर थर्मामीटर लटका दो। क्या लटका दो बेटा? थर्मामीटर लटका दो। और ऐसा लटकाओ कि उसकी गुंडी इसके अंदर रहे। और ज्यादा टेस्ट ट्यूब प्रश्नावलियां हो सकती है ना बेटा, लगा दिया। अब इसकी गुंडी जो है इस HCl के अंदर है, ताकि हम क्या कर सके, ताप रिकॉर्ड कर सके। क्या कर सके? ताप रिकॉर्ड कर सके। ठीक है, अब इसके अंदर धातु डालेंगे। अब इसके अंदर हम धातु डालेंगे। जब इसमें धातु डालेंगे तो हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो बुलबुल है वो मैग्नीशियम जब डालेंगे तब आएगा। देखो पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने मैग्नीशियम डाला, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जेल। देखो इसके अंदर मैग्नीशियम डाला हमने, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और लोहा, यही क्रम दे रखा। देखो आप इधर ये वाला सारा डाला हमने, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और लोहा डाला। तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा जो बुलबुल है मैग्नीशियम वाले में आएंगे, उसके बाद एल्यूमिनियम वाले, फिर जिंक और सबसे कम लोहे वाले के अंदर आएगा। देखो अब जो आएगा। अच्छा, इसके ताप में भी कुछ चेंजेस होगा तो वो भी हम नोट कर लेंगे क्योंकि थर्मामीटर लगा हुआ हमारे पास। तो देखो आपके एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन के अकॉर्डिंग आप समझते। क्रियाकलाप 3.11 में आपने देखा कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी। किसके साथ थी? मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी। और उसके साथ बुलबुले बनने की दर सबसे अधिक होगी जिसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होगी। तो जितनी ज्यादा क्रिया करेगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो हमने अभी देखा, हमने अभी ये देखो क्या लिखा हुआ है कि धातु जो है तनु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस देगा। तो ये बुलबुले किसके बने? बुलबुले बने हाइड्रोजन गैस के। बुलबुले किसके बन रहे हैं? हाइड्रोजन गैस के बन रहे हैं ना बेटा। धातु है जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम HCl के साथ क्रिया करेगा तो लवण देगा, लवण बनाएगा और उसके साथ साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा, लवण बना देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो ये हाइड्रोजन गैस जो है ये बुलबुले के रूप में निकलेगी। एक बार किस रूप में निकलेगी बेटा? बुलबुले के रूप में। तो जो जितनी ज्यादा क्रिया करेगा उसमें उतने ही ज्यादा लवण बनेंगे, उतनी ही ज्यादा लवण बनेंगे और उतनी ही ज्यादा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और जितनी ज्यादा हाइड्रोजन गैस निकली तो उसका हाइड्रोजन गैस जो बुलबुले निकल रहे हैं उसको देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सी जो है धातु ज्यादा अभिक्रिया कर रही है और कौन सी धातु कम अभिक्रिया कर रही है। तो जो धातु अभिक्रिया कर रही है उसके आधार पर हम एक सक्रियता श्रेणी, हम एक श्रेणी बना सकते हैं कि मैग्नीशियम धातु सबसे ज्यादा अभिक्रिया कर रही है, मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील है इन सब में से। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम क्रियाशील है, फिर उसके बाद जिंक क्रियाशील है और फिर जो है लोहा आयरन जो है
वो क्रियाशील है। तो इन चारों धातुओं में से सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी हुई? मैग्नीशियम, क्योंकि सबसे ज्यादा इसने क्रिया की, तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले सबसे ज्यादा इसके निकले। बात समझ में आ रही है? ठीक है। कॉपर की स्थिति, अगर हम इसमें कॉपर डाल दें, क्या डाल दें बेटा? कॉपर डाल दें, कॉपर। अब आपको पता है कि कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत मुश्किल से अभिक्रिया करते हैं, नहीं तो अभिक्रिया करते ही नहीं है। तो कॉपर की स्थिति में बुलबुले बनेंगे, जो है ना, कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनेंगे और ना ही ताप में कोई परिवर्तन होगा, क्योंकि ये क्रिया कॉपर है और एक सोना है, एक चांदी, ये तीनों, कॉपर, सोना, चांदी, ये तीनों बहुत ही रेयर केस में, मतलब बहुत कम अभिक्रियाशील है। तो अब लगभग अक्रियाशील क्या समझ लो, ऐसी तरीके से है ये, है ना। तो इसमें जो है ये अभिक्रिया नहीं करेंगे तो ना तो टेम्परेचर में कोई, तापमान में कोई परिवर्तन होगा, ना ही कोई बुलबुला निकलेगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि कॉपर जो है ये HCl के साथ अभिक्रिया, कॉपर HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। इससे हमें क्या पता चलता है? कॉपर HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज, ये तो नोट लगा कर लिख सकते हो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो नोट लगा कर लिख सकते हो। कुछ धातुएं जो है, कुछ धातु जो होती हैं, वो जब HNO3 के साथ क्रिया करते हैं, नाइट्रिक अम्ल, HNO3 बोले तो नाइट्रिक अम्ल, है ना, नाइट्रिक अम्ल आप लिख दो इसके साथ, नाइट्रिक अम्ल। HNO3 बोले तो नाइट्रिक अम्ल के साथ जब क्रिया करते हैं तो समझना वहां हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्यों नहीं बनती? क्योंकि ये HNO3 जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है बेटा? प्रबल ऑक्सीकारक है। ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है। देखो, हम ऑक्सीकारक अपचायक हम पढ़ चुके हैं पहले, अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर दोबारा पढ़ लो। रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकारक अपचयन अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं, है ना बेटा। तो ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है, और प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण जो हाइड्रोजन उत्पन्न हुई ना, उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके, उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके, हाइड्रोजन को क्या करेगा? ऑक्सीकृत कर देगा, और किसमें से परिवर्तित कर देगा? ऑक्सीकृत करके जल बना देगा, जल में परिवर्तित कर देगा। किसमें परिवर्तित कर देगा? जल में। एक प्रबल ऑक्सीकारक है, कौन? HNO3। ये क्या करेगा? जो हाइड्रोजन उत्पन्न हो रही है उसको बाहर नहीं निकलने देगा, उसको ऑक्सीकारक कर देगा, उसको ऑक्सीजन दे देगा और जल में परिवर्तित करवा देगा, जल में परिवर्तित करवा देगा। और स्वयं जो है खुद, चूंकि ऑक्सीजन निकल गया तो खुद जो है नाइट्रोजन का कोई न कोई नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देगा। अब नाइट्रोजन के भी 3 ऑक्साइड है, आप देखना चाहो तो N2O, ये तो यहाँ लिखा हुआ ना, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना देगा, ये खुद जो है नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना देगा। किसी ऑक्साइड के अंदर N2O, NO या NO2 के अंदर अपचयित हो जाएगा। बात समझ रहे? NO इसके अंदर अपचयित हो जाएगा, लेकिन इसका भी एक अपवाद है, इसमें भी एक अपवाद है, समझना आप, इसमें भी अपवाद है। क्या अपवाद है? इसमें भी अपवाद है। ये HNO3 जो है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल जो है, ये या तो मैग्नीशियम या मैग्नीज के साथ, ये जो डाइल्यूट HNO3 जब होता है, या तनु डाइल्यूट या तनु HNO3 जो है, इसके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, देखो मैग्नीशियम या मैग्नीज के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं ना बेटा। तो ये अपवाद है, आप चाहे तो लिख लेना, इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसे अपवाद से तो क्वेश्चन बनते हैं अबसदक, मैग्नीशियम एवं मैग्नीज, इन दोनों के साथ जो तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, नहीं तो नॉर्मली हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करता। तो अम्लों के साथ जो है अलग अलग धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है, कोई बहुत ज्यादा अभिक्रिया करता है, कोई बहुत कम अभिक्रिया करता है। बात समझ में आई? अब देखो, एक है एक्वारेजिया, अभी हमने बात की थी HCl सोने के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया समझना, ये ग्रीक लैटिन शब्द है, एक्वारेजिया एक लैटिन शब्द है, ठीक है, चलो समझो। रॉयल, चलो एक्वारेजिया एक लैटिन शब्द लिखा हुआ भी है, रॉयल जल। एक्वारेजिया का मतलब है रॉयल जल, ठीक है। एक्वारेजिया का मतलब होता है रॉयल जल। एक्चुअली लैटिन भाषा क्यों यूज करते हैं कि ये जो भाषा अभी विश्व में कहीं भी नहीं बोली जाती, लैटिन भाषा ऐसी है जो विश्व में अभी कहीं नहीं बोली जाती, खाली साइंस में इसका प्रयोग होता है, समझना। एक्वारेजिया, जो एक्वारेजिया है, ये एक्वारेजिया को रॉयल जल भी कहते हैं, और ये क्या है? लैटिन शब्द। क्या है बेटा? लैटिन शब्द है। अब हमने क्या बात की थी, ना तो HCl में इतनी ताकत है कि वो गोल्ड के साथ कोई क्रिया कर सके, और ना ही HNO3 में, मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी जो है कोई क्रिया नहीं कर सकता सोने के साथ, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल भी कोई क्रिया नहीं कर सकता। लेकिन 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 अगर हम 3 भाग तो HCl ले ले, कितना, और 1 भाग HNO3 ले ले, कितना, 3 भाग HCl ले ले, ठीक है, और 1 भाग ले ले HNO3, HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके 3 भाग ले, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग ले ले, और 1 भाग, यानी कि 3 ml HCl और 1 ml HNO3 ले लो। 4 ml अगर बनाना है, जैसे आपको अगर 4 ml बनाना, मान लो 4 ml अगर बनाना है आपको एक्वारेजिया, तो 3 ml तो ले लो आप HCl,
प्लस 1 ml क्या ले लो, HNO3। इन दोनों को मिला दो। इन दोनों को मिलाने से जो सॉल्यूशन बनेगा उससे बोलेंगे एक्वा रेजिया। क्या बोलेंगे बेटा, एक्वा रेजिया। और इस एक्वा रेजिया या इस सॉल्यूशन या इस जो मिश्रण है, इसके अंदर इतनी ताकत होती है कि सोना जो होता है, गोल्ड होता है, सोना जो होता है, गोल्ड जो होता है, उसको पिघला देती है, उसको पिघाल देते हैं, उसको पिघला देता है। जबकि दोनों हम लोग के अंदर अकेले में क्षमता ही नहीं है, लेकिन दोनों जब साथ होते हैं तो एक्वा रेजिया को भी पिघला देते हैं। ठीक है, तो एक्वारेजिया जो एक कैसा है, देखो समझना, एक्वारेजिया एक बबकता द्रव होता है। एक्वारेजिया एक बबकता द्रव होने के साथ साथ एक प्रबल संसारक भी है, क्योंकि सोने को पिघला देता है। ये उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। गोल्ड एवं प्लेटिनम जो सामान्य क्रिया नहीं करते, उनको एक्वारेजिया गलाने में सहायक होता है। एक्वारेजिया इस बार के लिए आपके मोस्ट है, आप पढ़ के जाना है। एक्वारेजिया आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और विशेष करके इसका जो ये अनुपात है 3:1, वो भी किसका, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल को, सांद्र नाइट्रिक अम्ल को बोलते हैं HNO3। क्या बोलते हैं, HNO3, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। इन दोनों का अनुपात जरूर पूछा जाता है। इस बार भी एग्जाम आने की बहुत ज्यादा संभावना है। अच्छे से पढ़ के जाना, याद करके जाना, और मोस्ट इंपोर्टेंट था इसलिए बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।